मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में आदिवासी किसानों की बेहतरी के लिए बोध घाट परियोजना को बताया बेहद जरूरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य की माओवाद समस्या सहित कई अन्य मुद्दों पर की चर्चा। दंतेवाड़ा जिले में रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य में लगे 4 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले किया। और तृतीय लिंग संवेदनशीलता विषय पर आज राजधानी रायपुर में समाज कल्याण विभाग ने कार्यशाला आयोजित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर क्षेत्र में सिंचाई साधनों के विकास और इससे आदिवासी किसानों को लाभ दिलाने के लिए बोध घाट परियोजना को बेहद जरूरी बताया है। ये बात मुख्यमंत्री ने आज गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लिए रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी इलाकों में पानी की सुविधा नहीं होने से वहां के किसान खेती नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों के विकास के लिए बोध घाट परियोजना की जरूरत बताई। हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सारे आदिवासियों को या परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं उनको हम जमीन दे रहे हैं। और आज के समय में आधुनिक युग में बिना पानी के खेती संभव है क्या? जिनके पास पानी है उनकी खेती देख लीजिए और जो गैर आपासी उसकी खेती देख लीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है। और छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई है केवल मैदानी हिस्से में है, थोड़ा बहुत सरगुजा में है। मतलब जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, जो जंगल एरिया है, जहाँ 44% जंगल है, वहाँ हमारा सिंचाई 0% से लेकर 7%, इतने में सिंचाई हो रही है। आदिवासियों के पास जमीन है लेकिन बिना पानी के हर साल वो सूखे के झेलते हैं और उसके बाद खेती भी अलाभकारी हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ भी सिंचाई हो, आदिवासियों के जमीन पर भी उनके खेत में पानी पहुँचे। श्री बघेल ने यह भी कहा कि बस्तर में सिंचाई सुविधा के साथ पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बांध बनाने से जो क्षेत्र डुबान में आएंगे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। यदि ये बांध हम बनाते हैं तो पूरा बस्तर सिंचित हो जाएगा। कुछ तो फ्लड इरिगेशन होगा, कुछ है वो लिफ्ट किया जाएगा। तो बस्तर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सिंचाई के लिए वहाँ के लोग की मेहनत में कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी आज आ चुका है। तो यदि पेयजल के लिए भी देखें, निस्तार के लिए भी देखें, सिंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री बघेल ने कहा कि पहले बोध घाट परियोजना के जरिए बिजली पैदा करने की योजना थी, लेकिन अब इसका निर्माण सिंचाई सुविधा में विस्तार के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इसका विरोध तर्कसंगत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल नई दिल्ली में प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री शाह ने सुश्री उइके से कहा कि वे प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक दौरा करें और ये देखें कि उनके लिए बनाई गई शासकीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। भेंट के दौरान राज्यपाल ने श्री शाह को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया और माओवाद समस्या सहित कई अन्य प्रमुख मुद्दों पर उनसे चर्चा की। सुश्री उइके ने केंद्रीय मंत्री को कोरोना काल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और पहल के लिए धन्यवाद दिया। राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने केंद्र सरकार से फंसे हुए मजदूरों, छात्रों और नागरिकों की मदद का आग्रह किया था, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने उस पर तत्काल कार्रवाई की थी। सुश्री उइके ने केंद्रीय मंत्री का इस सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।
इस मौके पर राज्यपाल ने श्री शाह को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तिका कोरोना काल में राज्यपाल की भूमिका भेंट की। चर्चा के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को कोरोना महामारी के दौरान राज्य में किए गए सभी कार्यों से अवगत भी कराया। दंतेवाड़ा जिले में रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य में लगे 4 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि किरंदुल से विशाखापट्टनम तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य जारी है। जिले के भांसी थाना क्षेत्र स्थित बचेली स्टेशन और नरली घाट के बीच माओवादियों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान माओवादियों ने एक जेसीबी, एक पोकलेन और 2 टिपर वाहनों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। तृतीय लिंग संवेदनशीलता विषय पर आज राजधानी रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में ट्रांसजेंडर कानून के बारे में विभिन्न शासकीय विभागों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक भूपेंद्र पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन तृतीय लिंग समुदाय के हितों को विभिन्न विभागों के समन्वय से बेहतर तरीके से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। तृतीय लिंग समुदाय को कैसे समस्त विभागों के साथ जोड़ा जाए, इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कैसे उनके हितों को दूसरे विभागों के साथ समन्वय करके और बेहतर तरीके से लागू किया जाए, इस संबंध में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय की विद्या राजपूत ने कहा कि उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए नियम और कानूनों की जानकारी विभिन्न विभागों को दी जा रही है। अधिकारों का संरक्षण 2019 जो अधिनियम और नियम आया है, उसको उसके संवेदनशीलता और उसके जागरूकता के लिए आज समाज कल्याण विभाग रायपुर के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। और तृतीय लिंग जो अधिनियम बना है, उभयलिंगी अधिनियम जो बना है, उसके बारे में अलग अलग अध्यायों के बारे में जो जिला के अलग अलग अधिकारी हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, ताकि ट्रांसजेंडर मुद्दों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग संवेदनशील हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंभीर हो। यह कार्यशाला रायपुर के कलेक्टोरेट कार्यालय स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत इन दिनों प्रदेश में जन जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में यातायात पुलिस विभाग द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली को जिले के पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। इस रैली में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हेलमेट के इस्तेमाल से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मामलों में कमी लाई जा सकती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस साल जो है सड़क सुरक्षा महीने के पूरे महीने के द्वारा वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो अलग अलग कार्यक्रमों में जागृति का अभियान पूरा राजनांदगांव जिले में किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों का हेलमेट पहनने से बहुत ही चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है।
बहुत ही ज़िंदगी बच जाती है। तो उसी के अंतर्गत जागरूकता के लिए राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक हेलमेट रैली पूरा शहर में निकाला गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 17 फरवरी तक चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर वर्ष जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया गया है। प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसानों पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में भी अब तक अनेक किसानों द्वारा इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। योजना में शामिल होने के लिए किसानों को खरीफ फसल पर 2% और रबी फसल पर 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। किश्त की राशि काफी कम होने से ये योजना सभी वर्गों के किसानों के लिए फायदेमंद है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर ग्राम पंचायत में भी किसान न केवल फसल बीमा योजना में शामिल होकर आर्थिक क्षति की भरपाई कर पा रहे हैं, बल्कि उन्हें नए और आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज सोढ़ी ने बताया कि गैर ऋणी किसानों के लिए ये योजना स्वैच्छिक है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये करीब 2016 से प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत विभिन्न वर्षों में जो भी हमारे ऋणी कृषक है, जो हमारे समितियों के माध्यम से लोन प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य था। और जो अऋणी कृषक हैं, जो लोन नहीं लेते हैं, उनके लिए ऐच्छिक आधार पर यह बीमा किया गया था। अगर मैं फिगर की बात करूं तो खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कुल लगभग 2,69,627 ये टोटल जो मैं अकाउंट्स बता रहा हूँ जिसमें ऋणी अऋणी टोटल जुड़े हुए हैं, इसमें लगभग 3,45,964 हेक्टेयर रकबा का जो है वो बीमा कराया गया था, जिसकी जो प्रीमियम राशि 27 करोड़ 96 लाख दी गई थी, जिसकी एवज में क्षतिपूर्ति जो है करीब 19 के तहत 1,03,835 किसानों को 141 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई थी। अमलेश्वर के किसान डीकू साहू और मोनू साहू ने बताया कि इस बीमा योजना से उन्हें अब आर्थिक क्षति की चिंता से छुटकारा मिला है। उन्होंने सरकार की इस योजना की सराहना की। कुछ भी नहीं मिला तरी से, आज जो बीमा से जो मिला थे बहुत अच्छा राशि मिला थे। हम नरेंद्र मोदी जी ला, हमारे प्रधानमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ये बीमा योजना लई से और किसान के हित में लई से। और मैं बोलना चाहूँ कि वो हमन तो पहली फसल भी खराब हो जाती रही तो हमें कुछ फायदा नहीं मिला रही से, कुछ मुनाफा नहीं होता रही से, हम लोग वो कर्जा में चले जाते रहे। आज कम से कम वो बीमा योजना आए से ना उनमें से कुछ पैसा आ जाते तो अपन खेती किसानी चालू करे। हम भी लगभग 1 साल पहले ओलावृष्टि हुआ था जिसमें मेरा चना का खेती था। मैं खुद किसान हूँ, कम से कम 4 एकड़ में हमारा चना का खेती था, पूरा तबाह हो चुका था। और हम लोगों ने बीमा करवाए थे, किसान फसल बीमा योजना था, उसका हमने फ़ायदा उठाया था। लगभग 2 से 2,500 हज़ार रुपये हम दिए थे, उसके बदले हमको प्रति एकड़ 16,000 रुपये लगभग हमको मिला था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस योजना में वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के नुकसान पर भी बीमा राशि देने का प्रावधान है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में आदिवासी किसानों की बेहतरी के लिए बोधघाट परियोजना को बताया बेहद जरूरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य की माओवाद समस्या सहित कई अन्य मुद्दों पर की चर्चा। दंतेवाड़ा जिले में रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य में लगे 4 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले किया। और तृतीय लिंग संवेदनशीलता विषय पर आज राजधानी रायपुर में समाज कल्याण विभाग ने कार्यशाला आयोजित की। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।